नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी बिहार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार बजट 2023-24 को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक डिटेल वीडियो होगी जिसमें आपको बजट में मेंशन्ड मेजर स्कीम्स, सेक्टर वाइज एलोकेशंस, रेवेन्यू के सोर्सेज और एक्सपेंडिचर का डायरेक्शन सब डिस्कस किया जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। जो बिहार बजट है इस साल का, ये 2,61,000 करोड़ का है। दिस इज द टोटल अमाउंट एंड प्रिसाइसली अगर बोलूँ तो ये 2,61,885 करोड़ का है। एक बार बीपीएससी ने इस तरह से डिजिट वाइज भी पूछ लिया था क्वेश्चन और उस टाइम पे उन्होंने जीएसडीपी पूछा है और उन्होंने एक बार फॉरेक्स का अमाउंट भी पूछा है। तो डिजिट वाइज अगर आपको पता है तो इट्स बेटर। देयर आर चांसेस ऑफ सच क्वेश्चंस आल्सो अपीयरिंग इन एग्जाम। और इस बजट के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको प्रस्तुत कौन किया है वो है बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी जी। इन्होंने 28 फरवरी 2023 को इसको प्रेजेंट किया था। और आइए और डिटेल में देखें इस बजट की खासियत सारी क्या है। इकोनॉमी 3 टाइम्स ग्रो की है बिहार की पिछले 10 साल में। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि दे मे आस्क क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन दिस मैनर कि पिछले 10 सालों में इकोनॉमी की ग्रोथ का मल्टीपल फैक्टर बताइए, कितने गुना बढ़ी है। तो 3 गुना बढ़ी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2011-12 में जो थी वो कैसे, यहाँ पे देखते हैं। जो जीएसडीपी था, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिहार का, वो 2.47 लाख करोड़ था आज से 10 साल पीछे 2011-12 में। और 2021-22 के डेटा के हिसाब से बिहार का जीएसडीपी है 6.75 लाख करोड़। So it is almost 3 times of that. That's why the increase in 3 times. So let's move ahead. Further, it was discussed in the budget that GSDP wise अगर हम बिहार की रैंक देखें तो 14th है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंक ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू GSDP. So आप इस पे ध्यान दीजिएगा. What is the growth rate? So what all numbers that will be coming, all the numbers that will be coming here in sequence in the first page and second page especially, ये जो digits हैं, numbers हैं, जो stats हैं, ये बहुत बहुत important हैं। इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा बोरिंग लगेगा बट प्लीज़ ट्राई टू स्टिक अराउंड एंड किसी तरह से कोशिश कीजिए उसको, किसी नंबर को कुछ फैक्ट से, किसी निमोनिक से या कोई और टेक्निक ट्रिक से रिलेट करके याद करने की। बट यू हैव टू रिमेंबर इट, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। और अगर आप हर साल पढ़ते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो आपको एक समय के बाद अंदाज़ा भी लग जाता है कि इस ब्रैकेट में बिहार का ग्रोथ रेट रहता है, इस ब्रैकेट के अंदर उसका जीएसडीपी रह सकता है, कौन सा वो अमाउंट होगा। सो थिंग्स बिकम ईजी। सो आई सजेस्ट आप रिवाइज करिएगा इसको बार बार। और फर्स्ट सेकंड पेजेस में जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स दिए हुए हैं, सारा स्टैट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जीएसडीपी रैंक वाइज। जीएसडीपी रैंक वाइज बिहार का स्थान 14वां है। जीएसडीपी ग्रोथ रेट देखा जाए तो वो 10.98% बिहार बजट के हिसाब से भारत का, बिहार बजट के हिसाब से स्टेट का है। और इस तरह से स्टेट हमारा तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा आंध्र प्रदेश का है। तो आप देख सकते हैं ये बिहार की जीएसडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से रैंकिंग है। इंडिया का अभी एवरेज ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट 8.7% चल रहा है। सो बिहार इज डूइंग इज कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज। नेक्स्ट, ये फिजिकल डेफिसिट अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिकल डेफिसिट 2.98% है। अच्छा, एफआरबीएम रूल्स आए हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के बाद हर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एफआरबीएम रूल्स बनाती हैं। तो बिहार के लेटेस्ट भी एफआरबीएम रूल्स के हिसाब से बिहार को 3% के अंदर अपने फिजिकल डेफिसिट को रखना टारगेट किया गया है। अगर बिहार अपना फिजिकल कंसोलिडेशन अचीव करना चाहती है तो, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती है तो, अपने आप को आर्थिक रूप से एकत्रित करना चाहती है तो 3% के नीचे रखना था, इसलिए 2.98% टारगेट है 2023-24 के लिए। ये जो वर्ष चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इसकी बात हो गई। लेकिन जो पुराना डेटा हमारे पास आया 2021-22 का, उसके हिसाब से बिहार का फिजिकल डेफिसिट रहा था 3.78%। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें कि वो 2023-24 का डेटा भी इम्पॉर्टेंट है, 2021-22 का भी इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ये डिजिट्स आपकी ज़बान पे रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू सरप्लस
बिहार ने 0.52% का रेवेन्यू सरप्लस रजिस्टर किया है इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। और फोकस एरियाज बिहार के जो थे, इट वाज लिस्टेड इन इकोनॉमिक सर्वे, दीज वर 4 focus areas. So they may ask you about the number in the question in the exams, that how many focus areas were there. So the first one was agriculture and farmer produce food processing or industries, and then employment, health and education, and these were considered essential for human capital formation and long term growth. इसीलिए इन पे फोकस करके पूरे बजट को बनाया गया है। बजट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की जाती है अक्सर, वो होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो बिहार का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा है। 2012 में ये 43 था पर 1000 लाइव बर्थ्स, और अभी 27 है। आपको पता ही होगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो नंबर है जिससे हम पहचानते हैं कि नवजात शिशु कितने सर्वाइव किए, कितने नहीं। प्रति 1000 बच्चे जो जन्म लिए हैं उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो 2020 में ये 27 था बिहार के लिए आंकड़ा, जबकि इसका नेशनल एवरेज 28 है। तो बिहार इज़ डूइंग बेटर देन द नेशनल एवरेज। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट वी हैव सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर इंक्रीज, और बिहार सोशल सेक्टर में काफ़ी खर्चा कर रहा है पिछले 10-15 सालों में। आप देख सकते हैं, ये मेंशन भी था बजट के अंदर कि पिछले 15 सालों में बिहार ने सोशल सेक्टर में 11 टाइम्स का इंक्रीज रजिस्टर किया है। 11 गुना रजिस्टर हुआ है सोशल सेक्टर की एक्सपेंडिचर में ग्रोथ। सो दिस वाज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस बजट के अंदर एनुअल स्कीम आउटले जो है वो 1 लाख करोड़ की है, और यही 2022-23 में भी थी। 7 निश्चय 2 योजना को 5000 करोड़ एलोकेट हुए हैं। दिस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान दीजिएगा। 7 निश्चय को कितना एलोकेट किया गया है? 5000 करोड़। और आपको 7 निश्चय 1-2 के 10 और पता ही होने चाहिए। नेक्स्ट वी मूव टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बिहार का 79.37% है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 20.63%। तो बिहार जो है वो रेवेन्यू में ज़्यादा खर्चा करती है, कैपिटल बनाने के लिए अभी खर्चा नहीं हो पा रहा है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो बजट में से 63.9% जो खर्चा है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। और एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हेल्थ एजुकेशन को मिला करके बिहार अपने बजट का 30% देता है, और ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। भारत के मोस्ट स्टेट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट इंडिया का अगर हम खुद का बजट देखें तो उनका हेल्थ एजुकेशन में बहुत कम प्रतिशत एलोकेटेड होता है। रीज़न एक ये भी है कि हेल्थ एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, वो स्टेट लिस्ट में है, तो स्टेट्स को ही खर्चे करने होंगे इसमें। बहरहाल इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि कितना परसेंट बजट में आपका हेल्थ और एजुकेशन को एलोकेट किया गया है। एंड देन वी मूव टू द आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट। तो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट 32.15% ऑफ जीडीपी रहा है, और टोटल डेट जो है वो 37.85% ऑफ जीएसडीपी रहा है। तो ये नंबर्स पे एक नज़र डाल लीजिएगा। एग्जैक्टली तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आइडिया होना चाहिए। एक आधी बार आए हैं क्वेश्चन डेट से भी। और बजट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जिससे तो हर ही साल क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने 2 पाई चार्ट्स बनाए हैं जस्ट टू मेक द थिंग्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो आप देख सकते हैं कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ को जाता है। बिहार बजट में ये बताया गया है। सबसे ज़्यादा पैसा आता है स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल्स टैक्सेस। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है उसमें से कुछ हिस्सा हर स्टेट को बांटती है। बिहार को जो उसका टोटल बजट है, जो उसकी टोटल रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, रिसीट्स के सोर्सेज हैं, उस रिसीट्स के सोर्सेज में से 39.2% पैसा जो है सेंटर से मिलता है, टैक्सेस कलेक्ट किए हुए सेंटर के द्वारा जो होते हैं उसके फॉर्म में ये एलोकेट किया जाता है हर स्टेट को। तो बिहार के हिस्से में 39.2% आता है उनके बजट का। और बिहार के बजट का 20% हिस्सा जो है वो सेंटर से ग्रांट इन एड के तौर पे आता है। तो आप देख सकते हैं कि रफली अराउंड 60% जो स्टेट गवर्नमेंट को बजट है, जो पैसा आता है, जिसके सोर्सेज हैं पैसे आने के, वो सेंटर से आते हैं सारे के सारे 60% के अराउंड। चाहे वो सेंट्रल टैक्सेस के शेयर का हिस्सा हो, सेंट्रल के टैक्सेस का शेयर हो, या उनसे ग्रांट इन एड हो सेंटर से। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 पायदान पे हैं, इन्हीं पे सवाल ज़्यादा बनते हैं।
तीसरा है स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू, बिहार गवर्नमेंट जो लेती है वो 18.96% है। फिर पब्लिक डेट, और उसके बाद के स्टेट के नॉन टैक्स रेवेन्यू, एंड द लास्ट वन इज द लोन रिकवरी। इंपॉर्टेंट शुरू के 3 ही होते हैं जिनसे सवाल बनते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसों के सोर्सेस को या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोलेंगे या किसी एक को पूछेंगे। तो ये याद रखिएगा कि स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस एंड देन ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर। ये हम रूपी कम फ्रॉम में देखिए कहाँ से पैसा आता है। अब पैसा जाने की तरफ देखते हैं, वेयर डज रूपी गो। सो द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर दैट द बजट ऑफ बिहार डज इज इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल सर्विसेज। उसके बाद है जनरल सर्विसेज। सो व्हेन वी लुक एट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स ना, जिसमें आप देख रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, आपके एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड स्कीम्स हैं, आपके सब्सिडीज़ हैं और फिनेंशियल असिस्टेंसेस हैं, तो वो सारे पैसे इन्हीं सर्विसेज में ही तो जा रहे हैं। जितना स्टेट खर्चा करेगी इस तरह के असिस्टेंसेस में, उतना खर्चा इन सोशल सर्विसेज में, जनरल सर्विसेज में और इकोनॉमिकल सर्विसेज में होगा। तो टॉप 3 है सोशल सर्विस, जनरल सर्विस एंड इकोनॉमिक सर्विस, एंड देन वी हैव पब्लिक डेट एंड लोन्स इन एडवांसेस। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. Moving ahead, this budget also had a special point this time, that it was mentioned कि वो कौन से बिहार के माफ़ करिएगा, बिहार के वो कौन सी स्कीम हैं जिनको सेंटर ने अडॉप्ट किया है अपने हिसाब से। तो बिहार के ऐसे 4 स्कीम्स हैं यहाँ पे लिस्टेड, जिनको वित्त मंत्री जी ने इनफैक्ट अपने भाषण में डिस्कस किया कि हमसे इंस्पायर होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ही लेवल पे उनसे सिमिलर स्कीम स्टार्ट की। तो पहला स्कीम है हर घर नल का जल। ये बिहार में 2016 में आया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 2019 में जल जीवन मिशन के नाम से खुद स्टार्ट किया। जीविका मिशन 2007 का, इससे इंस्पायर होकर के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 और दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई। बिहार का तीसरा वो मिशन, वो स्कीम जिससे इंस्पायर होकर जिससे सीख कर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की, वो है हर घर बिजली लगातार, 2016 में आई थी। इसी की तर्ज पर सौभाग्य स्कीम आई, सहज बिजली हर घर योजना करके, उसको शॉर्ट में सौभाग्य बोलते हैं, ये 2017 में आई थी। अगला है हमारे पास जल जीवन हरियाली मिशन, काफ़ी चर्चा में रहता है, प्लांटेशन ड्राइव, वाटर कंजर्वेशन एट्सेट्रा। सो ये 2019 में बिहार सरकार लाई और भारत सरकार अमृत सरोवर योजना 2022 में इसी के लाइंस पर लेकर आई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, आप एक बार देख लेंगे इसको तो रिलेट करना आसान रहेगा, सवाल बन सकता है इससे। आगे बढ़ते हैं, सेक्टर वाइज एलोकेशन ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अभी जो पैसा है बजट का वो अलग अलग डिपार्टमेंट में खर्चा होगा, लेकिन किस सेक्टर में कितना होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले वर्षों में ऐसे प्रश्न देखे गए हैं कि सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में बिहार सरकार खर्चा करती है, तो यह देखिए आप, एजुकेशन सेक्टर है, पूरे बजट का 22.2% है, ठीक है। और उसके बाद आता है रूरल डेवलपमेंट एंड देन सोशल वेलफेयर, 22%, 15%, 8%, 7.95%, एंड द हेल्थ स्टैंड्स एट 7.12%। तो एजुकेशन और हेल्थ मिलाकर हमने ऊपर पढ़ा था ना कि 30% के अराउंड खर्च करती है बिहार सरकार। हियर यू कैन सी, बट द chronology is very important. Sometimes they ask in the descending order, you have to arrange the sector wise allocation. तो आप ज़रा इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बेहतरीन योजना लोहिया स्वच्छ बिहार कैंपेन, इसका दूसरा फेज चल रहा है और बजट में इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत, इस कैंपेन के अंतर्गत जितने भी विलेजेस हैं उनको ODF प्लस विलेजेस बनाना है। कैसे? लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके उनके अंदर। और जिन गाँवों में ये प्रक्रिया होगी उनको 3 स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ेगा, या 3 स्टेजेस में बांटा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी परिस्थिति कैसी है। अब वहाँ पर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किस लेवल पर है। अगर वो शुरुआती स्तर पर है तो वो एस्पायरिंग विलेजेस कहलाएंगे, उसके ऊपर का है उज्ज्वल और द राइजिंग विलेजेस, और सबसे टॉप के होंगे उत्कृष्ट विलेजेस या मॉडल विलेजेस जो कि ODF प्लस विलेज बन चुके होंगे, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, इनके नाम पूछ सकते हैं कि लोहिया स्वच्छ बिहार कैंपेन में कौन से 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है मॉडल विलेजेस को, ODF प्लस विलेजेस को। देन दिस स्कीम ऑल्सो टॉक्स अबाउट एक्सेस टू इंडिविजुअल टॉयलेट्स। तो 3.6 लाख फैमिलीज तक ये इंडिविजुअल टॉयलेट्स पहुंचाने हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है मोक्षधाम स्कीम, जिसके अंतर्गत क्रेमेटोरियम बनाए जाएंगे। ये बिहार के 35 ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बनाए जाएंगे और यहाँ पर दाह संस्कार की प्रक्रिया को आसान करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के अंदर 6 शहरों को ना डेवलप किया जा रहा है मॉडल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स पे, और वो जो 6 शहर चुने गए हैं उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में ना उन ज़िलों के नाम, सिटीज़ के नाम पूछ लिए जाते हैं। ये आप अगर विगत वर्षों के प्रश्न देखे होंगे आपने तो आपको अंदाज़ा होगा। तो इन शहरों के नाम ध्यान से रखिएगा। बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, राजगीर, बोधगया और सुपौल। याद करने के लिए आसानी होगी कि 2 ज़िले जो हैं वो नॉर्थ बिहार से हैं, जो कि हो गए आपके मुजफ्फरपुर और सुपौल, और बाकी के 4 ज़िले जो हैं वो साउथ बिहार से हैं। बाकी के बचे आप देख सकते हैं, दिस इज बिहार, मुंगेर, राजगीर एंड बोधगया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बजट, एक और चीज़, हाँ पहले भी प्रश्न आया है कि बिहार में टोटल कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, कितनी नगर पंचायत हैं। तो डेटा कहाँ से मिलेगा? ऑथेंटिक डेटा। तो ऑथेंटिक डेटा हमें बजट से मिलता है। बजट मेंशन करती है कि 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, 88 म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं और 154 नगर पंचायत हैं। इस नंबर को कहीं पर लिख लीजिए अपनी नज़रों के सामने या 2-3 बार पढ़ लीजिए, इससे सवाल बनने के हाई चांसेस होते हैं। देखिए, ये बजट तो ऑल्दो मैं डिस्कस कर रही हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट द डेटा, द फाइनेंसेस एंड स्टैट्स ओनली, देयर इज अ लॉट अबाउट द स्कीम्स। तो जो बिहार करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं लोग, उनको बताऊं कि बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बिहार करंट अफेयर्स का अच्छा खासा चंक पूरा हो जाएगा। इस बजट में इतनी स्कीम्स डिस्कस्ड हैं जिनको गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक उनके गोल्स को अचीव किया है। कुछ ऐसे स्कीम्स डिस्कस्ड हैं जो नए हैं, जिनके साथ सरकार आ रही है लेकर के उनको। इन दोनों से प्रश्न उठने की प्रबल संभावना होती है, तो उस संभावनाओं को हमें अपनी मेहनत से अचीव करना है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो उसे सॉल्व कर ले। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बजट को अच्छे से देखें। थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वीडियो, लेकिन इसके साथ साथ फ़ायदे भी बहुत हैं, आपका बिहार करंट अफेयर्स भी हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, इस बजट में मेंशन किया गया है कि कैटल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। ये पटना में खोला जा रहा है ताकि हम इंडिजिनस कैटल की ब्रीड को और डेवलप कर सकें। उसी से रिलेटेड एक और स्कीम है फ्रोजन सीमेन सेंटर। तो मवेशियों के सीमेंस को फ्रीज करके रखा जाएगा। ये पूर्णिया के मरंगा में होने वाला है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में किसी ज़िले के अंदर स्पेसिफिक जगह की, ब्लॉक की, डिवीजन, सब डिवीजन की बात है तो वो नाम याद होना चाहिए। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में, जो दरभंगा सबको याद था, लेकिन उन्होंने दरभंगा के अंदर एक स्पेसिफिक जगह का नाम दे दिया था जो लोगों को नहीं आता था। प्रश्न मुश्किल हो गया था। इसीलिए ये आपको मरंगा याद रहना ज़रूरी है कि पूर्णिया के मरंगा में फ्रोजन सीमेंट सेंटर स्टार्ट होने वाला है, खुलने वाला है। The next important, and this is a very important data, that's why I have marked it red, कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो बिहार की 21-22 में 96.2% है और वो गर्ल्स का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 97.4% है। बिहार बजट में कुछ फोकस एरियाज या कुछ प्रायोरिटी एरियाज सेट किए गए हैं और उनकी संख्या है 10। ये संख्या भी पूछी जाती है कि थ्रस्ट एरियाज बताइए, फोकस एरिया बताइए, प्रायोरिटी एरिया बताइए। तो प्रायोरिटी एरियाज 10 सेट किए गए हैं। मैंने यहाँ पर कोशिश की एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको पुट अप करने की। ये हब एंड स्पोक मॉडल जैसा लग रहा है। तो वो 10 जो प्रायोरिटी एरियाज हैं वो यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट, विमेन, कंटिन्यूस विमेन एम्पावरमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर, हेल्थ सेक्टर, this is related to police force, strengthening and modernization of police force, and we have agriculture and rural development, industrial development, urban development, infrastructure and green development. You should have an idea the what are these 10 sectors, क्योंकि वो कई बार एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं पेपर में, पहले भी आ चुका है। तो अगर आपने इन दो को देखा होगा, इन 10 प्रायोरिटी एरियाज को, तो यू विल बी इजीली एबल टू एलिमिनेट कि कौन सा नहीं है प्रायोरिटी एरिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इन प्रायोरिटी एरियाज़ को ना एक एक करके डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बजट में डिस्कस किया गया है। तो उस हिसाब से फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रायोरिटी एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। दे नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट दिस, बट रादर वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछेंगे, टॉपिक स्पेसिफिक पूछेंगे कि यूथ के लिए क्या किया गया है, कौन सी स्कीम, और कोई भी फैक्ट है तो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ें समझने से और ज़्यादा समझ में आती जाएंगी जैसे हम इसको पढ़ेंगे। और
यूथ एम्प्लॉयमेंट ये एक फोकस एरिया है, और बजट के हिसाब से बिहार की जो टोटल आबादी है उसका 32% यूथ है, 32%। जो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का शेयर है वो 66% से बढ़कर 69.4% हो गया है 2021-22 में। और नई स्टार्टअप पॉलिसी जो 2022 में आई है वो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत प्रमोट करती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, SC ST, एंड दे आर डूइंग इट फॉर एवरी वर्ग। तो इस तरह से आप ध्यान देते रहिएगा कि कौन कौन सी स्कीम किस प्रायोरिटी एरिया के अंदर लाई करेगी। इस वाले में तो आपको पता है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आ जाएगी। और विमेन एम्पावरमेंट, ये दूसरा वाला पॉइंट। इसमें क्या है, CM महिला उद्यमी स्कीम, इसको ना 250 करोड़ की प्रोविज़न दी है इस बजट में। और महिलाओं के लिए जो एक लैंडमार्क बिहार की स्कीम साबित हो रही है, फ्लैगशिप स्कीम कह सकते हैं इसको, कि हर कोई इससे सीख रहा है, दूसरे स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरीवन। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 10.545 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ओपन करने में, इस्टेब्लिश करने में जीविका मिशन कामयाब रहा है। About 1.30 crore women have been linked with this mission and they are becoming self-dependent. दीदी की नर्सरी, जो हमारी जीविका दीदीज होती हैं, उनके नाम से ये स्कीम चालू की गई है और 519 जीविका दीदी ने मिलकर के दीदी की नर्सरी की शुरुआत की है। ऐसी दीदी की रसोई और अलग अलग दूसरी चीज़ें भी इस जीविका मिशन के अंदर चल रही हैं। इससे महिला उत्थान, उनका सशक्तिकरण सब सुनिश्चित हो रहा है। आगे देखते हैं महिलाओं के रिजर्वेशन के फ्रंट पे। तो पंचायती राज में 2006 में ही महिलाओं को जो है 50% रिजर्वेशन दिया गया था, और म्यूनिसिपल बॉडीज़ में 2007 में दे दिया गया था। यू नेवर नो, दे कैन कम अ क्वेश्चन कि किस वर्ष हुआ था ये क्रांतिकारी फैसला, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि बजट में डिस्कस किया गया था इसको। फिर फिनांस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में ना कुछ स्कीम्स को डिस्कस किया है, बोला है, उन पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर उन्होंने बोला है तो। वो ये कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, पहली स्कीम, ये इन्होंने CM नारी शक्ति योजना के अंतर्गत स्टार्ट की, जिसके अंदर 1 लाख रुपया UPSC का प्रीलिम्स क्लियर करने पर और 50,000 रुपया BPSC का प्रीलिम्स क्लियर करने पर महिलाओं को 1 टाइम अमाउंट मिलता है मेंस प्रिपरेशन के लिए। फिर है CM बालिका इंटर प्रोत्साहन स्कीम। अगर एक महिला इंटर पास की है, 12th ग्रेड पास की हैं और उनकी शादी नहीं, उनका विवाह नहीं हुआ है तब तक, तो उन्हें 25,000 रुपये मिलते हैं। दिस इज़ अ स्कीम टू इंसेंटिवाइज लेट मैरिजेस ऑफ वीमेन, ताकि उनका समय से पहले विवाह ना हो जाए। चाइल्ड मैरिजेस को ख़त्म करने के लिए, उसको अबॉलिश करने के लिए ये सारी इंसेंटिव्स वाले स्कीम दिए जाते हैं। फिर वी हैव CM बालिका ग्रेजुएशन प्रोत्साहन स्कीम। अगर कोई महिला ग्रेजुएट है और अनमैरिड हैं तो उनको 50,000 रुपये मिलते हैं। एंड देन वी हैव CM बालिका प्रोत्साहन पर गर्ल चाइल्ड स्कीम। तो इसमें जैसी लड़की का, जिस भी लड़की का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आता है तो उनको 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। वैसे ही SC ST स्कॉलरशिप स्कीम है। अगर आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाएँ तो 10,000 मिलेगा और आप सेकेंड डिवीज़न लाएँ तो 8,000 रुपये मिलेंगे। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंसेस हैं जो दिए जा रहे हैं महिलाओं के लिए। नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया टू डिस्कस इज द माइनॉरिटी वेलफेयर। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार, मुझे पता नहीं क्यों, आई हैव दिस इंट्यूशन दैट दे कैन कम अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। जो डिवोर्स्ड या अबैंडन्ड मुस्लिम महिलाएं हैं उनको पहले असिस्टेंस दी जाती थी, और वो असिस्टेंस जो थी वो 10,000 की थी, उसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया। ये कॉर्पस मुझे लग रहा है शायद पूछ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पर, 25,000 हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि हर ज़िले में एक माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खुलेगा माइनॉरिटी के लोगों के लिए। स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। बिहार तो एक क्रांतिकारी स्टेट है पुलिस फोर्स में महिला रिक्रूटमेंट के नज़रिए से अगर देखें तो हमारे बिहार में 35% पोस्ट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं पुलिस फोर्सेस में। महिला पुलिस स्टेशंस ओपन हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम शुरू किया गया है। 112 ये डायल करिए इफ़ देयर इज़ एनी इमरजेंसी, तो पुलिस आपके पास उपस्थित रहेगी।
तो ये बिहार पुलिस से रिलेटेड, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड, पुलिस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। फिर आता है हेल्थ सेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स। एक इकोनॉमी, एक स्टेट या एक कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड देन एजुकेशन, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो इस पर कितना इन्वेस्ट कर रही है टाइम एंड मनी और इंसेंटिव्स हमारी सरकार, वो देखते हैं। आइए, हेल्थ सेक्टर में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, सात निश्चय से है ये। फिर वी हैव मेडिकल यूनिवर्सिटी, पटना में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने वाली है। 21 सदर अस्पतालों का अपग्रेडेशन होगा, उनको स्टेट मॉडल हॉस्पिटल्स बनाया जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी अगेन आई हैव एन इंट्यूशन दैट दे कैन कम अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस कि डेंटल कॉलेज कहाँ पे शुरू होने वाला है, तो नालंदा में कहाँ, स्पेसिफिकली रहुई में। दे आस्क द स्पेसिफिक प्लेसेस, दे आस्क द ब्लॉक्स ऑल्सो, सब डिविजन्स ऑल्सो। तो आप देख लीजिए, रहुई में शुरू होने वाला, नालंदा के स्टार्ट होने वाला है डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। फिर एक बाल हृदय योजना आई है, वो बच्चे जो दिल में छेद के साथ पैदा होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, उनका खर्चा उठाया जाएगा उनके दिल के छेद का, बाल हृदय योजना के अंतर्गत। फिर हमारे पास है मानसिक आरोग्यशाला। ये जो आरोग्यशाला है वो कोइलवर भागलपुर में खुलने वाली है, मेंटल हेल्थ के लिए। ये एरिया आजकल बहुत थ्रस्ट दे रही है सरकार इस पे। एवरीबडी टॉक्स अबाउट द फिजिकल हेल्थ, बट द मेंटल health was a long neglected topic, but the times are changing, the governments are acting in the direction, so we can see the incentive or initiative of Bihar government in this direction with this establishment of Mansik Arogyashala in Koilwar Bhojpur। फिर 9 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, तो इनकी संख्या में भी पूछी जा सकती है। और 243 जो हमारी लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं, इसमें हर किसी में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए और 5 सब सेंटर्स होने चाहिए हर कंस्टिट्यूएंसी में, ये प्रावधान है। अगला है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। तो ये तो बिहार का हार्ट है, क्योंकि हमें पता है बिहार की 76% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर करती है, तो उनके लिए स्कीम्स तो बनाना प्रायोरिटी एरिया होगा ना। हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये दोनों 7 निश्चय हैं, इनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। दूसरा है कि उन्होंने लिस्ट किया है बजट के अंदर कि कैसे बिहार ने रजिस्टर की है अपनी ग्रोथ, कैसे बिहार ने इस बात को शोकेस किया है कि दे आर डूइंग गुड इन द डायरेक्शन इज दैट वी हैव गॉटन अवार्ड्स। बिहार हैज़ गॉटन वेरी मेनी अवार्ड्स, 5 हैं, 5 कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं बिहार को 2011 से 18 के बीच में। इस साल के बजट में इसको फिर से डिस्कस किया गया था, हर साल डिस्कस होता है। 2 वीट के उत्पादन के लिए, 2 मेज़ के उत्पादन के लिए और 1 राइस के उत्पादन के लिए। जब आप एक्सेप्शनल और बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको कृषि कर्मण अवार्ड मिलता है प्रोडक्शन के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। देन वी हैव फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब ये ना अमाउंट ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में पहले भी, कभी वो नेशनल पर्सपेक्टिव में पूछ लेते हैं, कभी वो स्टेट पर्सपेक्टिव में पूछ लेते हैं कि बताइए फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी हुई है 2022 में, तो वो 184 लाख मेट्रिक टन है। ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, 184 लाख मेट्रिक टन। वो डायरेक्टली संख्या पूछते हैं रूथलेसली। Agriculture dependent 76% of population of Bihar is, I have mentioned it here as well, you can see। तो 76% आबादी जो है बिहार की वो कृषि पर निर्भर करती है। बिहार का चौथा एग्रीकल्चरल रोड मैप आ चुका है और वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होकर के 31 मार्च 2028 तक चलेगा। फिर हमारे पास 5वां एग्रीकल्चरल रोड मैप होगा। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। पहला है कि ये लोग फोकस करेंगे ऑयल सीड्स, पल्सेस और न्यूट्रिशनल सीरियल्स के प्रोडक्शन में। न्यूट्रिशनल सीरियल्स के नाम भी मेंशन किए गए हैं, मड़ुआ, कोड़ो, सवा, कौनी, ये सारे मोटे अनाज हैं, मिलेट्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। और आप सबको पता होगा कि भारत का 2023 तो ये नेशनल, दिस इज़ द ईयर ऑफ मिलेट्स ना डिक्लेयर किया गया है। तो इसलिए आपको ये वाला एरिया पता होना चाहिए कि कौन कौन से फूड ग्रेन्स हैं जिनके ऊपर फोकस करने वाली है। तो वो ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड न्यूट्रिशनल सीरियल्स, और आप कह सकते हैं मिलेट्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। देन देयर इज़ अ मेंशन ऑफ लेमन ग्रास। जो भी बैरन वेस्टलैंड्स हैं ना बिहार के अंदर, उन बैरन ज़मीनों के अंदर लेमन ग्रास को कल्टिवेट करना है।
इसके बहुत अच्छे मेडिसिनल वैल्यूज़ में होते हैं। साथ ही साथ ये इन्वेजिव स्पीशीज़ को कंटेन करने में मदद करती है। अक्सर बैरन लैंड पे इन्वेजिव स्पीशीज़ का उपजना काफ़ी कॉमन देखा जाता है। सो दिस हेल्प्स इन कंटेनिंग इट। देन ऑर्गेनिक कॉरिडोर गंगा के अलॉन्ग बनने वाला है और डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट गंगा के अलॉन्ग जितने भी शहर हैं और जितने भी एरियाज़ जहाँ फार्मिंग होती है, उनकी फार्मिंग ऑर्गेनिक तरीके से हो, बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किए हुए हो। इस पर बल दिया जा रहा है ताकि हम अपनी गंगा का कंटामिनेशन, हमारे पानी का कंटामिनेशन रोक सकें। ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन सर्विसेज, इन सब पे ध्यान दिया गया है 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप के अंदर। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो 92,000 एकर्स ऑफ लैंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की जाएगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जस्ट मार्केट के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन होने वाला है मखाना और हनी के लिए। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विच फूड प्रोडक्ट? मखाना एंड हनी, क्योंकि बिहार मखाना प्रोडक्शन में टॉप करता है और हनी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसीलिए बिहार से सीखने के लिए और इस एरिया पे और थ्रस्ट देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट होने वाला है, ओपन किया गया है। नेक्स्ट वी हैव ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम फॉर फिशर फोक्स। जो भी मछुआरे होते हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा हो गया है, मछली मारने जाते हैं उस वक्त, तो उनकी एक्सीडेंट इंश्योरेंस का एक स्कीम आया उनके इंश्योरेंस के लिए। दिस इज कॉल्ड ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। फिर जितने भी पैक्स होंगे ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर कमिटीज़, उनको कंप्यूटराइज करना है और ये टारगेट ईयर इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। 2026-27 तक सारे पैक्स को कंप्यूटराइज कर देना है। बहुत से लूप होल्स हैं, उनको प्लग करने के लिए किया जा रहा है। देन वी हैव मनरेगा। मनरेगा तो हमेशा ही पूछते हैं, इससे रिलेटेड अगर कुछ मेंशन हो तो एक बार देख ही लेना चाहिए। तो गोल ये है कि 2022-23 में 25 करोड़ मैन डेज ऑफ वर्क अचीव करना था और 2022-23 का ये गोल था। लेकिन जनवरी 2023 के हिसाब से देखा जाए तो 19.68 करोड़ का मैन डेज ऑफ वर्क जो है इन्होंने अचीव किया है बिहार सरकार ने। जितना भी एग्रीकल्चर का जो वर्क है, मतलब मनरेगा में जो भी काम होते हैं ना, जो भी स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्क होता है, उसमें से 75% जो काम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रूरल रोड्स कंस्ट्रक्शन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, अलग अलग डायरेक्शंस में काम होते हैं मनरेगा के अंदर। लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो काम हो रहा है वो 75% का बड़ा चंक है, क्योंकि यहाँ की आबादी कृषि पर निर्भर करती है। तो जिस दिशा में काम होगा वो भी कृषि ही होगी, इसलिए ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप आराम से इसको रिकलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 15वें फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ना बिहार को सेंटर से 19,561 करोड़ रुपए मिले हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देने के लिए, और ये पैसे उनको बांटने हैं ग्राम पंचायत में लेवल पे, ज़िला परिषद और ज़िला लेवल पे। और इसका रेशियो रहने वाला है 75:15:15। मतलब कि जो ये 19,561 करोड़ हैं, इसका 75% जो है 75% ग्राम पंचायत को जाएगा, 15% जो है ज़िला परिषद को जाएगा, और ये जो बाकी का 15% है ये ब्लॉक लेवल पे जाएगा। बिहार मिलेट मिशन, जब क्योंकि पूरा देश ही मिलेट ईयर मना रहा है तो मिलेट मिशन तो बिहार स्टार्ट करेगा ही, तो उन्होंने स्टार्ट किया इसी के अंतर्गत। देन देयर इज कुंड घाट रिजर्वॉयर स्कीम। ये स्कीम जो है वो जमुई ज़िले में बहौर नदी पे शुरू की जा रही है। अक्सर साउथ बिहार के इलाके सूखाग्रस्त होते हैं, तो जब बारिश हो, जब नदी में ज़्यादा पानी हो, तो उस पानी को कंजर्व करके किसी रिजर्वॉयर में इकट्ठा करके रखने की इसमें योजना है, जिससे सूखे के समय में उसका इस्तेमाल किया जा सके उस पानी का। फिर हम आते हैं मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधन योजना। इसके अंतर्गत किसान भाइयों को 70 पैसे पर यूनिट के रेट पर कृषि करने के लिए बिजली दी जाएगी। सो दिस रेट इज़ इम्पॉर्टेंट। हर स्टेटमेंट में क्या क्वेश्चन बन जाने वाला एरिया है, मैं उसके बारे में बताती जा रही हूँ ताकि आपके लिए सहज हो जाए इसे समझना। आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो 2023-24 में 7,408 किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट है।
रूरल रोड्स बनाने का, लेट्स बी स्पेसिफिक। और पटना मेट्रो को 100 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं इस बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर में तीसरा ये है कि 17 नए एथेनॉल यूनिट्स बनेंगे बिहार में। दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट। 17 न्यू एथेनॉल यूनिट्स, 100 करोड़ फॉर पटना मेट्रो। दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड। मोटर व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन प्रमोशन स्कीम, तो अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंडिविजुअल है जो कि मोटर व्हीकल ट्रेनिंग देना चाहता है, तो उनको ग्रांट मिलेगा। उनके टोटल खर्चे का, जितने का भी उनका वो बिजनेस होगा, उसका 50% या फिर 20 लाख मैक्सिमम। मतलब कि 40 लाख का अगर आपका बिजनेस है तो आपको 20 लाख, और 40 लाख से कम है तो आपके जितने भी खर्चे होंगे, टोटल जितना भी आपको लगेगा, उसका 50% जो है बिहार सरकार आपको ग्रांट के तौर पे देगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अनदर फोकस एरिया ऑफ दिस बजट 2023-24। इसके अंतर्गत ना ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बरौनी में खोला गया। इंडस्ट्री, बरौनी इज ऑलवेज सिंस लॉन्ग टाइम नोन फॉर इट्स ऑयल इंडस्ट्री एंड ऑल, तो अभी एलपीजी बॉटलिंग प्लांट भी वहाँ पे खोल दिया गया है, ओपन किया गया है, ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा वाला। खादी मॉल पिछले वर्ष आपने देखा कि पटना में खुला था, उसी तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, इन दोनों ज़िलों में भी खादी मॉल खुलने वाले हैं। 6 नए रोपवेज बनने वाले हैं, टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए है। इससे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को बल मिलेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को बल मिलेगा। ठीक है, तो वो कौन से 6 रोपवेज हैं ज़रा देखते हैं। गया के अंदर 3 रोपवेज हैं, मतलब 3 पहाड़ियों पे ये रोपवेज बनाए जाएंगे। ये प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत। ब्रह्मयोनी पर्वत के ऊपर प्रश्न आ चुका है 67th बीपीएससी में, तो आप देख सकते हैं बजट से सवाल उठ के आते हैं। और प्रेतशिला और डुंगेश्वरी पर्वत भी गया में ही है, यहाँ पे रोपवे बनेगी। अगर आप राजगीर गए हैं तो आप देखने होंगे कि रोपवे क्या होती है, और टूरिज़्म के लिए इसका काफ़ी सैलानियों में उत्साह रहता है। उसी तरह से बाकी और ज़िलों में भी ऐसे रोपवेज बनाने की यहाँ पे देख सकते हैं अपनी योजना है, ताकि भारत में, बिहार में स्पेसिफिकली टूरिज़्म को ग्रोथ मिले। देन जहानाबाद जो है वहाँ पे वनावर पर्वत में रोपवे स्टार्ट होगा, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत पे, और रोहतास में रोहतासगढ़ फोर्ट पे रोपवे स्टार्ट होगा। तो 6 रोपवेज, नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है। फिर डुंगेश्वरी माउंटेन जो गया में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है ऊपर ना, इस डुंगेश्वरी माउंटेन पे एक लॉर्ड बुद्धा की बड़ी सी स्टैचू भी बनेगी। ठीक है, अगेन टूरिज्म इंडस्ट्री। अर्बन डेवलपमेंट, आइए नेक्स्ट फोकस एरिया। अर्बन डेवलपमेंट क्या है, इसमें जो बेटर अचीवमेंट्स हैं और जो भी आगे आने वाले प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सुपौल ना फर्स्ट 1 स्टार रेटिंग हासिल किया है गार्बेज फ्री सिटीज़ की कैटेगरी में। ये ज़िला, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, सुपौल से क्वेश्चन आराम से बन सकता है और हाई चांसेस ऑफ दिस बीइंग आस्क्ड। उसके बाद 32 सिटीज़ ऑफ बिहार बिन डिक्लेयर्ड ODF प्लस सर्टिफाइड। अभी तक कितनों को बजट के हिसाब से किया गया? 32। तो प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि बिहार बजट के हिसाब से कितने शहरों को ODF प्लस सर्टिफिकेशन मिली है? तो 32 बिहार के शहर हैं। ठीक है, देन ओल्ड एज होम्स। अब इससे प्रश्न ऐसे बनेगा कि ओल्ड एज होम किन ज़िलों में, कितने ज़िलों में बनेंगे? तो जितने 38 के 38 टोटल ज़िले हैं बिहार के अंदर, उन सभी ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ओल्ड एज होम्स बनने का प्रावधान दिया गया है इस बजट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। अभी बिहार में अक्सर फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर लाइक वेरी कॉमन हियर। तो जब भी तूफान या स्टॉर्म्स आए, उस पानी को कैसे ड्रेन किया जाए ताकि फ्लडिंग की परिस्थिति ना हो, इसके लिए सिस्टम एस्टैब्लिश करना है। अर्बन डेवलपमेंट में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमेंशन है। एंड द लास्ट फोकस एरिया इज़ द ग्रीन डेवलपमेंट। इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे नज़र आए, मैंने लिस्ट किए हुए हैं यहाँ पे, कि एक फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी मुंगेर में ओपन होने वाली है। और ग्रीन डेवलपमेंट से याद आया कि वो बिहार सरकार ने 3 करोड़ सैपलिंग्स प्लांट करने का टारगेट रखा हुआ है इसी वर्ष को, 2023-24 में। साथ में एक एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर ओपन होने वाला है वेस्टर्न चंपारण में, वहाँ के मंगौरा नाम की जगह पर। स्पेशली को जगह का नाम भी अभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो ब्लॉक पूछ लेते हैं, वो सिटी पूछ लेते हैं, तो मंगौरा याद रखिएगा। और ये वेस्ट चंपारण में है। नेक्स्ट ग्रीन डेवलपमेंट के अंदर दिस इज़ गार्लैंड ट्रेंचिंग स्कीम। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। ये इन्होंने ये साउथ बिहार में स्टार्ट किया है, क्योंकि साउथ बिहार में ही सूखे की समस्या ज़्यादा रहती है।
ठीक है, साउथ बिहार में स्टार्ट किया गया है और ये देख सकते हैं आप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्कीम है। सो गार्लैंड ट्रेंचिंग स्कीम का संदर्भ या इसका रिश्ता किस चीज़ से है? ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे कि एयरवेज डेवलपमेंट और रोड कंस्ट्रक्शन और प्लांटिंग ऑफ ग्रीन ट्रीज अलॉन्ग द रोड और वाटर हार्वेस्टिंग। सो गार्लैंड देखने से लगता है कि माला की बात हो रही है, लेकिन यह है वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम। कौन से एरिया में? साउथ बिहार में। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमने बिहार बजट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। मुझे लगता है कि जो प्राइमरी फोकस के एरियाज थे उनको मैंने अच्छे से कंसिडर किया है यहाँ पे और अच्छे से डिस्कस किया है। कुछ कमी रहेगी तो आई विल ऐड इन द कमेंट्स इफ़ आई विल फाइंड समथिंग न्यू एंड रेस्ट आई बिलीव यू शुड वॉच दिस वीडियो ऑन रिपीट एटलीस्ट 2 to 3 times बिकॉज ये नंबर्स हैं। नंबर्स हम बहुत जल्दी भूलते हैं, हम इतने फॉरगेटफुल होते हैं नंबर्स के मामले में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा टू कंज्यूम एंड कंटेन एंड रिप्रोड्यूस एन एग्जामिनेशन एंड every 4 to 6 months. सो आई सजेस्ट कि आप बजट इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान से मल्टीपल रिविजन के साथ पढ़िएगा ताकि वो आप रिप्रोड्यूस कर सके पेपर में जा कर के, दिमाग में वो नंबर्स जो है वो धुंधले न रहें, क्लियर रहें। सो क्लैरिटी रिविजन इज़ अ मस्ट। टेक्निकली तो आपको 3 रिविजन करने ही चाहिए हर चीज़ के, लेकिन समय कम है तो आप 2 बार भी देख लेंगे। कोशिश करिए 3 बार वीडियो है, आप इसको पहली बार तो नॉर्मल स्पीड में देखिएगा, फिर यू कैन फास्ट फॉरवर्ड इट, बट आई सजेस्ट प्लीज़ डू वॉच इट कम्प्लीटली। ये काम की होने वाली है और बस मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। आपको आने वाले अपने परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।